बच्चों पिछले वीडियो हम बात कर चुके हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और इस वीडियो हम पढ़ लेते हैं बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। इससे पहले हमने एक डेरिवेशन और किया था, बहुल आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत बल या किसी आवेश पर विद्युत बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। सेम उसी तरीके से है, इसमें भी अध्यारोपण का सिद्धांत ही कार्य करेगा। इसमें बहुल आवेशों के कारण, या आप ये कह सकते हो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेशों का निकाय कह सकते हो, या आवेशों का समूह कह सकते हो, या क्या कह सकते हो? बहुत से आवेश कह सकते हो, बहुल आवेश कह सकते हो। तो आवेशों के निकाय के कारण, निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। हम क्या पढ़ रहे हैं? आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। ये सेम उसी तरीके से होगा जैसे बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल पढ़ा था हमने, उसमें भी अध्यारोपण का सिद्धांत लगा था। इसमें भी किसका सिद्धांत लगेगा? अध्यारोपण का सिद्धांत। चित्र भी उसी तरीके से बनेगा सेम। माना कि किसी निर्देश तंत्र में कितने आवेश उपस्थित हैं? n आवेश उपस्थित हैं। माना किसी निर्देश तंत्र में कितने आवेश उपस्थित हैं? n आवेश। देखो, माना कि यहाँ भी आवेश है Q1, यहाँ भी आवेश है Q2, यहाँ भी आवेश परीक्षण आवेश Q0 है, Q1, Q2, Q0। माना कि यहाँ भी आवेश होगा Qn। किसी निर्देश तंत्र में कितने आवेश हैं? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डैश 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 Qn। आवेशों की संख्या कितनी है? n है। मैं यहाँ चित्र स्पष्ट बने इसलिए Q1, Q2 ले रहा हूँ और Qn ले रहा हूँ। तो यहाँ देखो, इसे Q1 आवेश के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र होगा, वहाँ Q1 आवेश के कारण Q0 पर विद्युत बल था, यहाँ क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो Q1 के कारण इस पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। अब इससे पहले हम इनके स्थिति सदिशों की बात कर लेते हैं। तो Q1 आवेश का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर। क्या होगा? R1 वेक्टर। ये R1 वेक्टर हो जाएगा। इसका स्थिति सदिश क्या होगा? Q2 का R2 वेक्टर। Q2 का क्या होगा? R2 वेक्टर। Qn का Rn वेक्टर। Q0 का R0 वेक्टर। R0 वेक्टर। अब देखो, हम Q0 परीक्षण आवेश है, इसे परीक्षण आवेश पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसे Q0 परीक्षण परिणामी विद्युत क्षेत्र किस किस के द्वारा होगा? एक तो Q1 के कारण, Q0 और Q1 दोनों के कारण होगा। तो Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होगा। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, माना कि सभी धनावेश हैं तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई? इधर हो गई। यहाँ तक दिख रहा है? अब देखो, ये विद्युत क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? E वेक्टर, और वो भी कौन सा E वेक्टर है? Q0 आवेश पर Q1 के कारण। Q0 आवेश पर किसके कारण है? Q1 आवेश के कारण। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? E01 वेक्टर। यहाँ E01 वेक्टर क्या है? Q1 आवेश के कारण Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र। अब इसी प्रकार से Q2 आवेश के कारण Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र होगा, उसको कैसे व्यक्त करेंगे? कुछ इस प्रकार से होगा, इसको व्यक्त करेंगे E02 वेक्टर। इसको कैसे व्यक्त करेंगे? Q2 आवेश के कारण Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कैसे करेंगे? E02 वेक्टर द्वारा। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? Q1 के कारण Q0 पर, Q2 के कारण Q0 पर, इसी प्रकार से Q3 के कारण Q0 पर, Q4 के कारण Q0 पर, अब nवें आवेश के कारण Q0 पर। तो इस nवें आवेश के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र ये क्या हो जाएगा? E0n वेक्टर। यही तो होगा। अब आप पढ़ चुके हो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है? KQ/R²। बल कितना होता है? KQ1Q2/R² होता है, क्योंकि बल दो आवेशों के मध्य कार्य करता है। यहाँ विद्युत क्षेत्र किसी एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इससे पहला डेरिवेशन आप पढ़ चुके हो। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? फॉर्मूला क्या आया था? KQ/R²। तो यहाँ प्रत्येक आवेश Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र हो गया, Q2 के कारण हो गया, Q3, Q4 डैश 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 Qn के कारण विद्युत क्षेत्र हो गया। अब
अध्यारोपण, यहाँ भी अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई होगा। वहाँ बहुल आवेशों के मध्य बल पड़ा था, उसमें भी अध्यारोपण का सिद्धांत लगा था। इसमें भी किसका सिद्धांत लगेगा? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ भी क्या लगा दो? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि इस पर, इस बिंदु पर, बिंदु का मतलब Q0 परीक्षण आवेश पर, Q0 परीक्षण आवेश पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, जो प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्रों के योग, सदिश योग के बराबर होगा। Q0 परीक्षण आवेश पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ टोटल E कितना हो जाएगा? E1 का मतलब Q1 आवेश के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र। तो हमने कैसे व्यक्त किया है? E0 1 वेक्टर से क्या हो जाएगा? E0 1 वेक्टर प्लस Q2 आवेश के कारण Q0 पर E0 2 वेक्टर प्लस डैश लगा दो प्लस E0 n वेक्टर, n भी आवेश के कारण Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र। ये हमने कौन सा सिद्धांत लगा दिया? अध्यारोपण का सिद्धांत। अब यहाँ E वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा? E0 1 वेक्टर क्या आएगा बताओ? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या आया था? E इक्वल क्या आया था? KQ/R² आया था कि नहीं आया था? अब अगर सदिश की बात करें तो E वेक्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये भी वेक्टर में आ जाएगा, इसको मॉड लगा लो, स्क्वायर R कैप, अरे सदिश रूप यही तो होगा। ध्यान रखना यहाँ सदिश रूप बनाने के लिए R कैप लगाना पड़ेगा, और यहाँ मॉड में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसकी जो दूरी होती है सदैव धनात्मक होगी। अरे एक बात बताओ, क्या आप दूरी नेगेटिव तय कर सकते हो? मैं आपसे कहूँ आप -2 मीटर दूरी तय करके दिखाओ तो आप तय कर सकते हो क्या? अरे आप किसी भी दिशा में चले जाओ, आगे पीछे दूरी तो आपकी सदैव धनात्मक ही होगी। आपके द्वारा तय की दूरी तो सदैव कैसी होगी? धनात्मक। आपको नहीं -2 मीटर दूरी तय की है, इसका मतलब क्या है? आपने एक्स अक्ष की ऋण दिशा में -2 मतलब 2 मीटर दूरी तय की है एक्स अक्ष की ऋण दिशा में। तो यहाँ माइनस चिन्ह केवल दिशा को व्यक्त करता है, न कि उसके परमाणुकों के ऋणात्मक दूरी है। ऋणात्मक दूरी तो कोई तय कर ही नहीं सकता। आप कहीं भी चले जाओ, ऊपर नीचे कहीं भी जाओ, आपको सर हमने ऋणात्मक दूरी तय की, तो आप ऋणात्मक दूरी तय नहीं कर सकते हो। दूरी सदैव धनात्मक होगी। यदि ऋणात्मक चिन्ह है तो वो केवल उसकी दिशा को व्यक्त करेगा। तो यहाँ मॉड R वेक्टर दूरी, इसलिए मॉड लगा दिया। अब यहाँ R क्या दिशा को व्यक्त कर रहा है, तो ये हमने क्या बना लिया? उसका सदिश रूप। क्या बनाया है? सदिश रूप। अरे ईगल क्या था? KQ/R²। ये तो अदिश फॉर्मेशन में, जबकि आपको पता है विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। जब हम इसको सदिश बनाएंगे, ई वेक्टर बनाएंगे, तो इसे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? वेक्टर मॉड और R कैप। ये क्या हो गया? सदिश रूप हो गया। अगर हम स्पेशल बात करें, पर्टिकुलर बात करेंगे Q1 आवेश के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र, तो हमें इसमें थोड़ा सा और करेक्शन करना पड़ेगा। ई किस किस के कारण है? देखो, Q0 आवेश पर Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र E0 1 वेक्टर, E0 1 वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा? सेम ही रहेगा, KQ/ अंतर कहाँ आएगा? R। देखो R कौन सी R यूज हुई है यहाँ? ये वाली R0 1 वेक्टर। ये कौन सी है? R0 2 वेक्टर। ये कौन सी हो जाएगी? R0 n वेक्टर। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? ये वाली दूरी Q1 से Q0 तक की, Q2 से Q0 तक की, Qn से Q0 तक की, ये वाली दूरी कम में आएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगी? Q, अगर पहले आवेश की बात कर रहे हैं Q1 आवेश के कारण Q0 पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मॉड R0 1 वेक्टर का वर्ग डॉट R0 1 कैप। होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो हम यहाँ प्रत्येक के लिए स्पेशल रखेंगे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? देखो KQ, अब Q कौन सा है? यहाँ Q1 है। Q कौन सा है? पहला वाला है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1। तो कितना आ जाएगा? मॉड R0 1 वेक्टर का वर्ग R0 1 कैप। ये तो किसके कारण आ गया? पहले Q1 आवेश के कारण। इसी प्रकार दूसरे आवेश के कारण KQ2/ मॉड R0 2 वेक्टर का वर्ग R0 2 कैप। ये समझ में आ गया कि नहीं?
कुछ नहीं है, यहाँ के अपन आर स्क्वायर ही इसके सदस्य रूप लिखा है। सदस्य रूप में ये स्थिति के हिसाब से यहाँ आवेश Q2 है तो Q2 लिखा है, और Q2 आवेश के कारण Q0 पर, Q2 आवेश के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र है, इसलिए Q0 तथा Q0 तथा Q2 के मध्य की दूरी लेंगे हम, कितनी है R02 वेक्टर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R02 वेक्टर। होगी कि नहीं होगी? इसी प्रकार आप प्रत्येक का ज्ञात कर सकते हो, प्लस के, फिर कौन सा आवेश रह गया, अंतिम आवेश Qn अपॉन मॉड R। देखो n भी आवेश के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, तो उसके लिए दूरी कौन सी आएगी, Qn आवेश से Q0 वाली, Qn आवेश से Q0 के मध्य वाली दूरी को कितनी है R0n वेक्टर, तो कितनी हो जाएगी R0n वेक्टर का वर्ग R0n कैफ। यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं बात? अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ई वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, कॉमन के आ रहा है तो के का मान सहित रख देता हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान रख दिया मैंने। अब इसमें क्या बचा, Q1 अपॉन मॉड R01 वेक्टर का वर्ग डॉट R01 कैप प्लस Q2 अपॉन मॉड R02 वेक्टर का वर्ग डॉट R02 कैप प्लस डैश 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 प्लस Qn अपॉन मॉड R0n वेक्टर का वर्ग डॉट R0n कैप। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो इसको सिग्मा के रूप में लिख लेते हैं। बहुल आवेशों के मध्य बल में मैंने आपको सिग्मा बताया था कैसे लिखना है, सिग्मा योग को व्यक्त करता है, तो इसको हम किसके पदों में लिख देते हैं, सिग्मा के पदों में। तो ई वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई इक्वल 1 to n, आई का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के 1 तक, तो Q आई अपॉन R0 आई वेक्टर का वर्ग डॉट R0 आई कैफ। ये क्या हो गया, हमने संपूर्ण पद को किसके रूप में लिख दिया है, सिग्मा के रूप में। देखो हम इसको ओपन कैसे करेंगे, हम आई का मान 1 से कहाँ तक रखना है, n तक, और सिग्मा के हिसाब से जोड़ता जाना है। तो देखो आई का मान पहले 1 रखेंगे तो Q1 आ गया, फिर मॉड R0 आई की 1 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। तो पहले सबसे पहले कौन सा पद खुल जाएगा, 1 रखने पर ये वाला पद खुल गया, 1 रखने पर कौन सा पद खुल जाएगा, ये वाला। अब हम 2 रखेंगे तो कौन सा पद खुलेगा, ये वाला पद खुलेगा। अब सिग्मा क्या कह रहा है, 1 रखा, फिर प्लस करो, फिर क्या रखो 2 रखो, क्योंकि हमें आई का मान 1 से कहाँ तक रखना है, n तक रखना है। आई का मान 1 से कहाँ तक रखना है, n तक। तो पहले 1 रखना है, फिर प्लस करना है, फिर कितना रखना है 2 रखना है, फिर प्लस करना है, फिर कितना रखना है 3, फिर प्लस करना है, ऐसे करके कहाँ तक रखना है, n तक रखना है। तो ये सिग्मा किस में खुल जाएगा, इसमें खुल जाएगा। खुलेगा कि नहीं खुलेगा? तो इसको हम सिग्मा के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं, या हम इसको इस प्रकार से खोल करके भी लिख सकते हैं। और इसको आप आगे ड्राइव करना चाहे तो आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि आर ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, तो R0 आई कैप क्या हो जाएगा, अरे R0 आई वेक्टर अपॉन मॉड R0 आई वेक्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा इसका। आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे यहाँ तक बहुत है, करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो ये इसको मिटा देता हूँ ऊपर से, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। ये यहीं तक बहुत है, अगर आप आगे करना चाहें तो कर सकते हो, वैसे आपका काम यहीं तक चल जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है ए कैप इक्वल क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से देखो ई वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई इक्वल 1 to n Q आई अपॉन मॉड R0 आई वेक्टर का वर्ग डॉट R0 आई वेक्टर अपॉन मॉड R0 आई वेक्टर। होगा कि नहीं होगा? देखो R0 आई कैप, R0 आई कैप, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए कैप के हिसाब से ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर है, तो इसका क्या हो जाएगा R0 आई वेक्टर अपॉन मॉड R0 आई वेक्टर। होगा कि नहीं होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखो इसको आगे हल करो,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई इक्वल 1 to n, ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो क्यू आई अपॉन मॉड आर नॉट आई वेक्टर का क्यू डॉट आर नॉट आई वेक्टर। तो यहाँ कैप किया क्या हो गया, वेक्टर हो गया, और ये इसका क्या हो गया, क्यू हो गया। तो आप यहाँ तक भी ड्राइव कर सकते हो इसको। तो ये आपका कौन सा डेरिवेशन हो गया, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। ये भी किसके सिद्धांत द्वारा हुआ है, अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा। बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल था, वो भी किसके द्वारा हुआ था, अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा। तो अब इसके नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है और उसके गुणधर्मों की बात कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा उसके गुणधर्म। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, वैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कोई ऐसा नहीं है कि वास्तव में ऐसी कुछ रेखाएं होती हों, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र है, हम इसे पहले पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, आवेश के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो अब इस विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, और इस विद्युत क्षेत्र को हमें अध्ययन के लिए किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए कि हम ये कह सकें, उसको देख करके बता दें कि ये विद्युत क्षेत्र है। तो उसको हम व्यक्त कर दें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में। तो कुछ नहीं है, ऐसी कुछ रेखाएं नहीं होती हैं विद्युत क्षेत्र में, ऐसा नहीं है कि कुछ रेखाएं होती हैं इस प्रकार से, लेकिन ये हमने कल्पना की है कि कुछ इस प्रकार से रेखाएं होती हैं जिनको हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, काल्पनिक रेखाएं। इनको माना क्यों है, क्योंकि हमें ग्राफीय निरूपण करना है, विद्युत क्षेत्र का क्या करना है, ग्राफीय निरूपण। तो हम अगर इसको परिभाषित करना चाहें, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करना चाहें तो कैसे करेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं एक काल्पनिक रेखाएं, या हम ये कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को माना गया है, या हम ये कह सकते हैं एक काल्पनिक रेखाएं हैं। अब इसके गुणधर्मों की बात कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म एग्जाम में केवल 2 या 3 गुणधर्म पूछे जाते हैं। मैं आपको 5, 6, 7 जितने भी होंगे उतने गुणधर्म आपको लिखा देता हूँ। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, पहली बात तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों की बात कर लेते हैं। नंबर 1, मैंने इससे पहले भी कुछ पढ़ाया था कि धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो यहाँ भी पढ़ लेते हैं। अगर एकल आवेश की बात करें, किसकी बात करें, एकल धनावेश की, एकल धनावेश। एकल मतलब अरे वो सिंगल है, केवल धनावेश है, तो माना कि क्या है, एकल धनावेश है। इसके कारण क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, एकल धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसको क्षेत्र रेखाओं के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे। मैं पहले कह चुका हूँ क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, ऐसी कोई रेखाएं नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हमें ग्राफीय निरूपण के लिए, एक तल पर ग्राफीय निरूपण के लिए क्षेत्र रेखाओं की हम कल्पना करते हैं। तो देखो धनावेश के कारण हम कल्पना करते हैं कि क्षेत्र रेखाएं इससे निकलती हैं। धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, निकलती हैं। तो हम इसको तल पर इस प्रकार से व्यक्त कर देते हैं। तो ध्यान रखना, एकल धनावेश के कारण, किसके कारण, एकल धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं तथा अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं तथा अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये वास्तव में अनंत की ओर जाती प्रतीति होती है, लेकिन जाती नहीं है। अब ये कहाँ तक जाएंगी, ये डिपेंड करता है इस आवेश का परिमाण क्या है। इस आवेश के परिमाण पर डिपेंड करता है इसकी मात्रा क्या है कि ये कहाँ तक गमन करेंगे। अब ये तो धनावेश के कारण रिप्रेजेंटेशन हो गया। कभी कभार एग्जाम पूछ लिया जाता है एकल धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाओं का निरूपण कीजिए, एकल ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाओं का निरूपण कीजिए, या धनावेश तथा ऋणावेश दोनों का जो निकाय है, जिसको मैंने विद्युत द्विध्रुव कहा था, क्या कहा था, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र रेखाओं का निरूपण कीजिए। तो वहाँ हमें क्या करना है, वो विद्युत द्विध्रुव अभी पढ़ लेते हैं।
धनावेश के कारण पढ़ लिया। अब ऋणावेश के कारण और पढ़ लेते हैं कि ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाओं को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये समझ में आ गया कि नहीं। धनावेश के कारण क्षेत्र रेखा निकलती है, अनंत की ओर जाती प्रतीत होती हैं। अब ऋणावेश की बात कर लेते हैं। यहाँ क्या कर दो, ऋणावेश। ध्यान रखना, ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं, ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं अनंत से आती प्रतीत होती हैं तथा समाप्त कहाँ होती हैं, वो ऋणावेश पर। समाप्त कहाँ होती हैं, ऋणावेश पर। एकल ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं, तो एकल ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाओं किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये अनंत से आती प्रतीत होती हैं तथा ऋणावेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। समझ में आ गई कि नहीं बात। अब बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। विद्युत द्विध्रुव क्या है, दो समान प्रकृति के आवेश, दो समान प्रकृति के आवेश, सॉरी विद्युत द्विध्रुव आप आगे पढ़ोगे, अभी आपने टॉपिक ये पढ़ा नहीं है, मैंने बताया था पहले के टॉपिक पढ़ लिया, आपने नहीं पढ़ा है। तो विद्युत द्विध्रुव एक क्या होता है, दो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, सॉरी परिमाण में समान होते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसे निकाय को क्या कहते हैं हम, विद्युत द्विध्रुव। तो उसके कारण क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव, देखो विद्युत द्विध्रुव क्या है, माना कि ये धनावेश है और ये क्या है, ऋणावेश है। एक धनावेश हो गया, ये क्या हो गया, ऋणावेश। तो देखो दो आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, इसके कारण क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखना, धनावेश से क्षेत्र रेखा निकलती हैं, हमने एकल आवेश में क्या पढ़ा था, धनावेश से क्षेत्र रेखा निकलती हैं तथा अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती है तथा अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ क्या कर दो, धनावेश से तो निकाल दो, ऋणावेश पर क्या कर दो, समाप्त कर दो। धनावेश से तो निकाल दो, ऋणावेश पर क्या कर दो, समाप्त कर दो। धनावेश से निकाल के कहाँ समाप्त करना है, ऋणावेश पर। धनावेश से निकल के कहाँ तक जाएंगी, ये ऋणावेश पर जाएंगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। देखो धनावेश से तो ये निकल रही हैं, ये भी ऐसे घूम करके कहाँ जाएंगी, ऋणावेश पर ही समाप्त हो जाएंगी। और ऋणावेश पर ही क्या हो रही हैं, देखो सभी आकर के कहाँ समाप्त हो रही हैं, ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। धनावेश से निकल रही हैं और ऋणावेश पर क्या हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। तो विद्युत द्विध्रुव की बात की जाए या ये कहा जाए कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तब विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निरूपण कीजिए या विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो आपको किस प्रकार से करना है, आपके सामने है, तो आप देख सकते हो इस प्रकार से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, अन्य गुणधर्मों की। तो ये जो गुणधर्म है, ये तीनों का आप एक ही में कंबाइन लिखना है। ये कौन सा गुणधर्म था, पहला गुणधर्म, एकल आवेश के कारण क्षेत्र रेखाएं, ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं तथा विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र रेखाओं को व्यक्त करना। इस प्रकार से हम इनको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब देखो नंबर 2 बात कर लेते हैं। नंबर 2 है विद्युत क्षेत्र रेखाओं को सतत माना है। कैसा माना है, सतत। सतत मानने का मतलब क्या है कि एकदम कंटिन्यूअस है, ये कहीं टूटती नहीं है। अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में आप कंटिन्यूटी आपने पढ़ी होगी। कोई वक्र सतत है तो उसको कैसे चेक करते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब वक्र को हम सतत चेक करना है तो कैसे करेंगे, फलन का किसी एक्स एट एक्स इक्वल कोई वैल्यू दे रखी होगी, उस पर हमें पहले मान चेक करना होता है। अरे एक्स के किसी मान पर हम फलन को देखेंगे कि फिर उसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट उस एक्स के किसी दिए हुए मान पर यदि बराबर है तो वो फलन कैसा होता है, सतत होता है। लेकिन यहाँ हमें ऐसा कुछ चेक नहीं करना है और यहाँ तो केवल हमें ये देखना है कि इसके गुणधर्म क्या है। तो इसका एक गुणधर्म है कि ये जो क्षेत्र रेखाएँ हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ वो कैसी होती हैं, सतत होती हैं। हम ये कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएँ सतत वक्र बनाती हैं। तो यहाँ दूसरा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ, विद्युत
क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सतत वक्र बनाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या बनाती हैं? सतत वक्र बनाती हैं। तो सतत वक्र का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ कोई आवेश रखा हुआ है, आप ये मान लीजिए कि यहाँ कोई क्या रखा हुआ है? आवेश रखा हुआ है। इसके कारण चारों तरफ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। यदि मैं यहाँ इसको आप कोई स्वचालक परत मान लीजिए, तो इसको मैं इस प्रकार से रख दूँ, इसको मैं इस प्रकार से रख देता हूँ। तो अगर मैंने इस प्रकार से रख दिया तो मैं आपको बता चुका हूँ स्वचालक परत में या स्वचालक पदार्थ में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है कि नहीं होता है? पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसे धनावेश के कारण कुछ इस प्रकार से जा रही थी, इसे धनावेश के कारण इस प्रकार से जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने एक परत रख दी, चारों तरफ जाएंगी, ये इस तरफ भी जाएंगी, चारों तरफ जाएंगी। तो यहाँ मैंने क्या रख दी? एक स्वचालक परत रख दी। तो पहले तो क्षेत्र रेखा देखो इधर भी हैं और इधर भी हैं। स्वचालक परत रखते ही इधर क्षेत्र रेखाएं यहाँ दिख रही हैं, जबकि यहाँ स्वचालक परत रखते ही यहाँ क्षेत्र रेखाएं आपको नहीं मिलेंगी। इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये सतत नहीं होती, डिसकंटिन्यूअस होती, तो यहाँ कुछ भी रख दिया जाए, क्षेत्र रेखा यहाँ भी मिलती। क्षेत्र रेखा मिलने का मतलब इधर भी विद्युत क्षेत्र होता और इधर भी क्या होता? विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ भी क्षेत्र रेखाएं होती और यहाँ भी क्या होती? क्षेत्र रेखाएं। भले ही यहाँ स्वचालक परत रखी होती या नहीं होती। अब स्वचालक परत रखने से क्या हो गया कि हमें पता है स्वचालक पदार्थ में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र इसके अंदर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और इसके अंदर शून्य हो गया तो यहाँ से आगे का कनेक्शन खत्म। कनेक्शन खत्म हो गया तो ये कैसी हो गई? डिसकंटिन्यूअस हो गई। अब इसको जैसे हमने इसको रख दिया यहाँ, तो कनेक्शन खत्म है, इधर विद्युत क्षेत्र में नहीं मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं तो इसके अंदर रखते ही ये समाप्त हो गई। इसका मतलब ये कैसी हैं? एकदम कंटिन्यूअस होती हैं, और बीच में कोई अड़चन आ गई तो फिर वो कहीं टूट जाएंगी। इसके कारण ये डिसकंटिन्यूअस हो गई कि नहीं हो गई? इसका मतलब अगर ये इसके कारण डिसकंटिन्यूअस नहीं होती, ये और क्षेत्र रेखाएं इधर भी पाई जाती हैं और इधर भी पाई जाती, तो हम क्या कह सकते हैं? ये असतत हैं कि यहाँ टूटने के बाद भी हमें क्षेत्र रेखाएं मिल गई। अरे हमने स्वचालक पदार्थ रख दिया यहाँ, और स्वचालक पदार्थ रखने से यहाँ क्या हो गई? ये टूट गई, फिर भी हमें इधर क्षेत्र रेखाएं मिल गई। इसका मतलब इसका गुणधर्म क्या है कि ये असतत हैं या डिसकंटिन्यूअस हैं। जबकि हमें ऐसा पाया गया कि इसको रखते ही इधर का ही पैटर्न क्या हो गया? गायब हो गया। उसके इधर का पैटर्न गायब हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ से टूटी हुई नहीं है, एकदम सीधी है। बात समझ आएगी कि नहीं? तो हम ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रेक्षित रूप से देख सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र बनाती हैं, टूटी हुई नहीं होती हैं, इस प्रकार से सीधी होती हैं। अगर इनके बीच में आ जाए कुछ स्वचालक पदार्थ आ गया तो ये क्या हो गई? टूट गई। इधर हमें कोई क्षेत्र रेखाएं नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये कैसी थी? सतत थी। कैसी थी? सतत, कहीं से टूटती नहीं है। और यहाँ एक जैसे तोड़ दिया जाए तो आगे फिर प्राप्ति नहीं होगी। इसका मतलब कैसी है? सतत है, तभी तो प्राप्त नहीं हो रही। अरे हमें आगे क्षेत्र रेखाएं प्राप्त नहीं हो रही, तो इसका मतलब कैसी है? सतत है। इसका एक और कारण है, आप भी सोचना और बताना। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब इसका एक प्रॉपर रीजन और बताऊंगा, वहाँ आपकी ढंग से समझ में आ जाएगा जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो दूसरा गुणधर्म क्या होगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र बनाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं? सतत वक्र। नंबर 3, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जैसे माना कि ये धनावेश है, इसे क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजरेंगी। इसका परिमाण कितना है? माना कि 2 कूलम है। माना कि कितने कूलम है? 2 कूलम। 2 कूलम इसका कितना है? क्या है? परिमाण है। तब क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है? 4 है। मान के चल रहे हैं कि क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है? 4। इसका परिमाण कितना कर दिया जाए? 5 कूलम। तब क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। तब क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। अर्थात हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी वो आवेश के परिमाण के कैसी होगी? समानुपाती होगी। जितना आवेश का परिमाण जितना अधिक होगा, तीसरा क्या है? आवेश के परिमाण के क्षेत्र रेखाओं की संख्या है आवेश के परिमाण की कैसी होती हैं? समानुपाती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के परिमाण के
आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। इसको नीचे लिख लेते हैं, समानुपाती होती हैं। कैसी होंगी? आवेश के परिमाण के समानुपाती। यदि इसको 10 कूलम कर दिया जाए तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या में और वृद्धि हो जाएगी। यदि क्या कर दिया जाए 10 कूलम, तब और क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और क्षेत्र संख्याओं की क्षेत्र संख्याओं की संख्या में वृद्धि का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि। अरे क्षेत्र रेखा किसको रिप्रेजेंट करती हैं? विद्युत क्षेत्र को। विद्युत क्षेत्र को ही तो क्षेत्र रेखाओं से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्षेत्र रेखाओं की संख्या का अधिक से तात्पर्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब एक चौथा पॉइंट ये भी बना सकते हो कि जैसे हमने कोई एक एकांक क्षेत्रफल ले लिया। क्या ले लिया? जैसे यहाँ पे आवेश स्थित है, यहाँ पे प्लस आवेश स्थित है, या आवेशों की परत मान लीजिए। क्या है? आवेशों की परत। या आप एक गोलीय, जैसे गोलीय पृष्ठ मान लो, आवेशों की परत को छोड़ो, इसके कारण क्षेत्र रेखा निकलेंगी। ये बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करेगा, इसको आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से क्षेत्र रेखा निकलेंगी। ये कारण कुछ इस प्रकार से क्या निकल जाएंगी? क्षेत्र रेखाएं। अब देखो कि जैसे हमने एकांक क्षेत्रफल ले लिया। क्या ले लिया? एकांक क्षेत्रफल। क्या ले लिया हमने? एकांक क्षेत्रफल। यहाँ एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है? यहाँ रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि 2 क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। या हम ये कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या जहाँ अधिक है, यहाँ तो कितनी है? 2 गुजर रही हैं। अगर इसी एकांक क्षेत्रफल को कहाँ लेके आया जाए? यहाँ लेके आया जाए तो यहाँ क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है? 4 है या नहीं है? यहाँ कितनी है? 2। क्षेत्रफल उतना ही है, उतने ही क्षेत्रफल से यहाँ तो 2 गुजर रही हैं, उतने ही क्षेत्रफल से यहाँ कितनी गुजर रही हैं? 4 गुजर रही हैं। तो हम कह सकते हैं यदि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या जहाँ अधिक है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, जहाँ कम है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। या हम ये कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बात समझ आ गई कि नहीं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या की कैसी होती है? समानुपाती। जहाँ एकांक क्षेत्रफल से क्षेत्र रेखाएं जितनी अधिक गुजर रही हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। यहाँ विद्युत क्षेत्र कम होगा क्योंकि क्षेत्रफल उतना ही, क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम है, गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या यहाँ कम है, यहाँ गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक है, क्षेत्रफल उतना ही। अतः हम कह सकते हैं यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये कौन सा पॉइंट हो गया? चौथा पॉइंट हो गया। अब बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की। ध्यान रखना गुणधर्म केवल 2 या 3 ही पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। वैसे ऐसा अभी तक तो कभी नहीं पूछे गए, तो मैं बहुत से बता देता हूँ, आप कोई सा भी याद कर सकते हो। देखो 5वां गुणधर्म क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा परस्पर कभी नहीं काटती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या आप कह सकते हैं, इससे पहले एक और बात कर लेते हैं 5वें गुणधर्म की, जब 6वां समझ में आएगा। कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे मैंने लिया धनावेश और ऋणावेश। क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होंगी, ऋणावेश पर क्या होंगी? समाप्त होंगी। धनावेश से तो क्या होंगी? प्रारंभ होंगी, ऋणावेश पर क्या होंगी? समाप्त होंगी। अगर बात करें हम विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी एक बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी एक बिंदु पर क्या खींच दिया है? स्पर्श रेखा। जैसे मैंने ये बिंदु ले लिया, इस पर क्या खींच दिया है? स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ये स्पर्श रेखा किसको व्यक्त करेगी? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के वक्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के वक्र के किसी बिंदु पर यदि एक स्पर्श रेखा खींची जाए, क्या खींची जाए? स्पर्श रेखा। तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये दिशा किसकी हो गई? ई वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, कहीं भी ले लो आप, इस पॉइंट पर करोगे तो ये जो स्पर्श रेखा है किसको व्यक्त करेगी? ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये तो कौन सा पॉइंट होगा? 5वां हो गया। अब देखो, अब बात कर लेते हैं 6वें गुणधर्म की। 6वां गुणधर्म क्या है? कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी प्रच्छेद नहीं करती, या हम ये कह सकते हैं जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी आपस में प्रच्छेद नहीं करेंगी। माना कि ये प्रच्छेद कर जाएं, तो कंडीशन क्या होगी अभी देखते हैं।
देखो माना कि ये क्या कर जाएं, दोनों आपस में प्रच्छेद कर जाएं, एक ये हो गई और एक ये हो गई। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं, प्रच्छेद कर रही हैं, तो एक वहनिष्ठ बिंदु होगा। माना कि ये क्या है, एक वहनिष्ठ बिंदु हो गया। अब जस्ट पहले जो 5वां पॉइंट पढ़ा था हमने, वो क्या पढ़ा था, 5वें पॉइंट हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसी एक बिंदु पर खींची स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। उस बिंदु पर किसको व्यक्त करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो यहाँ भी क्या कर लो, यहाँ स्पर्श रेखा खींच दो। तो ये जो स्पर्श रेखा खींची है मैंने इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची है, इस विद्युत क्षेत्र रेखा के इस बिंदु P पर, माना कि इसमें ये पॉइंट मान लो P हो गया, इस बिंदु P पर क्या खींची है स्पर्श रेखा, ये किसको व्यक्त करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। E वेक्टर हो गया। इसी बिंदु पर हम इस विद्युत क्षेत्र पर इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, ये E वेक्टर हो गई। अब एक बात बताओ, एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो गई, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो गई, दो दिशाएं हो गई। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। तो ध्यान रखना किसी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं असंभव हैं। असंभव क्यों है, तो देखो प्लस और माइनस, हमने कुछ इस प्रकार से क्षेत्र रेखाएं खींची थी कि नहीं। अब इसके किसी भी बिंदु पर जैसे इस पर स्पर्श रेखा खींचे तो ई वेक्टर हो गया। तो ये दिशा कैसी है, अद्वितीय है। क्या इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो सकती है, या इधर कहीं हो सकती है, या कहीं दूसरी दिशा हो ही नहीं सकती। तो कोई भी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा अद्वितीय होती है। ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होगा, ऐसा नहीं है एक विद्युत क्षेत्र इधर हो गया, विद्युत क्षेत्र इधर भी हो जाए या ऊपर नीचे हो जाए, फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, नॉनसेंस। तो ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की दिशा अद्वितीय होती है, एक ही होती है केवल। और जबकि यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशाएं कितनी हो गई, दो हो गई। कब दो हो रही हैं, जब दो क्षेत्र रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं, प्रच्छेद कर रही हैं। तो प्रच्छेद बिंदु एक वहनिष्ठ बिंदु होगा, जहाँ यदि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों के लिए वह दो स्पर्श रेखाएं दो अलग अलग विद्युत क्षेत्रीय दिशाओं को व्यक्त करेंगे, जो कि संभव नहीं है। और संभव नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा आपस में कोई प्रच्छेद नहीं करती हैं। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं। तो ये कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद जो बात करेंगे हम वो है 7वें पॉइंट की। और 7वां पॉइंट आप चौथे अध्याय में पढ़ोगे। यहाँ मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा, केवल इतना ही बता रहा हूँ कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो समबाहु पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। अब समस्या है कि समबाहु पृष्ठ क्या है, वो चौथे अध्याय में सॉल्व होगी तुम्हारी समस्या कि समबाहु पृष्ठ क्या है। वहाँ ये भी समझ में आ जाएगी किस प्रकार से लंबवत होती हैं। तो फिलहाल यहाँ केवल इतना ही पढ़ लो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समबाहु पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। 7वां पॉइंट क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव कैसी होंगी, सदैव लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं। 8वां पॉइंट है वो क्या है, 8वां पॉइंट आप कह सकते हो क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म का जो 8वां पॉइंट है वो है क्षेत्र रेखा बंधलूप नहीं बनाती। तो देखो प्लस और माइनस, हमने कुछ इस प्रकार से एक द्विध्रुव के लिए क्षेत्र रेखाओं का निरूपण किया था। क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। होती हैं कि नहीं होती हैं। अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंधलूप नहीं बनाती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंधलूप नहीं बनाती। 8वां पॉइंट क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, बंद लूप नहीं बनाती। तो बंद लूप कैसा होता है, ये क्या है, बंद लूप है। और इसके लिए जैसे मैंने ये डायरेक्शन, ये क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं तो इसके इस प्रकार से व्यक्त कर दिया, इस प्रकार से इस, अब ये क्या हो गया, बंद लूप हो गया। दिख नहीं रहा क्या उधर, बंद लूप को आप बना लो, इधर बना लो। देखो ये क्या है, बंद लूप है, क्या नहीं है। अब ये बंद लूप बन गया, क्षेत्र रेखा ये इस प्रकार से जा रही है, क्षेत्र रेखा ये इस प्रकार से जा रही है। तो क्या ये यहाँ बंद लूप बन रहा है क्या, देखना ये क्षेत्र रेखा ऐसे भी जाएंगी, ये गई, तो बंद लूप कब बनेगा। देखो ये क्षेत्र रेखा ऐसे गई, चलो ठीक है, आधा लूप बन गया। क्या ये ऐसे लौट के आई, क्या ये ऐसे लौट के आई हैं क्या, अगर ऐसे लौट के आई होती तो क्या बन जाता है, ये बंद लूप। जबकि ये क्षेत्र रेखा लौट के वापस नहीं आई, अरे एक ही तरफ से आ रही है, धनावेश से आ रही है केवल, तो क्या ये बंद लूप बना रही है क्या,
केवल धनावेश से आ रही हैं, दोनों की एक ही डायरेक्शन है, जबकि इसमें एक इधर से गई, एक इधर लौट के आई, फिर लौट ऐसे करके चल रही है ये। जबकि इसमें ये कैसे चली गई, इसमें क्या हो रहा है, एक ऐसे चली गई और एक ऐसे चली गई। अरे इसमें ये ऐसे आगे लौट के तो नहीं आई। अब जब ये ऐसे आगे लौट के नहीं आई तो इसका मतलब बंद लूप नहीं बन रहा है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं कि विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाती हैं। आप भी कहोगे सर ये बंद लूप बना तो रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है। अरे एक जाके से लौट के तो नहीं आई, एक ये जा रही है, ये भी इधर से आ रही है, एक ऐसे जा रही है, तो क्या बंद लूप बना सकती? नहीं बना सकती। अरे ऐसे जाके फिर लौट के आए ऐसे, जब भी तो लूप बनेगा। तो ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो वहाँ पढ़ेंगे हम 7वें चैप्टर में। तो विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाती हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाती हैं। तो एक 8वां पॉइंट ये हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की इतनी गुणधर्म बहुत हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 2-3 पूछे जाएंगे। तो ये बहुत है, आप इन 8 में से कोई से भी 4-5 याद कर लेना, और आपकी ज़्यादा श्रद्धा बोले तो 8 भी याद कर लेना, वो अच्छी बात है।